वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ वन लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप वन लाइनर मान सकते हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप मान सकते हो, क्योंकि सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है, केवल ध्यान से देख लेना। आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपका टाइम से रिलेटेड कमेंट आएगा, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम एक्यूरेट नहीं हो पा रहा था कुछ टाइम से। तो याद रखिएगा, शाम की क्लास हमारे 8:30 बजे लगेगी और सुबह की क्लास हमारे 10:15 पर लगेगी। इसलिए टाइम को याद रखना और समय से प्रेजेंट हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि चूहा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। चाहो तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर केवल ध्यान से समझ सकते हो कि चूहा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, जिंक ऑक्साइड के द्वारा, जिंक सल्फेट के द्वारा, जिंक फॉस्फेट के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो चूहा नियंत्रण जिसके द्वारा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है, याद रखिएगा, रोडेंटिसाइड बोला जाता है। ठीक है, लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा क्या बोला जाता है, चूहा नियंत्रण जिस केमिकल के द्वारा किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, रोडेंटिसाइड बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं मुख्यतः किस दवा का हम छिड़काव करते हैं, किस रसायन का हम यूज करते हैं, तो होता है, याद रखिएगा, जिंक फॉस्फेट होता है, जिसका हम सर्वाधिक यूज करते हैं चूहा नियंत्रण के लिए हम करते हैं। ठीक है, याद रहिएगा, चूहा नियंत्रण के लिए जिस केमिकल का हम यूज करते हैं उसे बोला जाता है रोडेंटिसाइड, और जिसका एग्जांपल आप मान सकते हो जिंक फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी का अन्य नाम क्या होता है। क्लोरोफाइट होता है, जेंथोफाइट होता है, डाई एटम्स होता है, फिर साइनोफाइट होता है। तो कॉमन क्वेश्चन है, लगभग आप सभी को पता होगा कि जो नील हरित शैवाल है इसका अन्य नाम क्या होता है। मतलब बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी का जो सेकेंड नाम होता है वो होता है, याद रखिएगा, साइनोफाइट। क्या होता है, याद रखिएगा, साइनोफाइट। और आपने देखा होगा, याद रखिएगा, नील हरित शैवाल या फिर आप मान सकते हो एजोला, इन दोनों का जो हम प्रयोग करते हैं किस फसल में करते हैं, याद रखिएगा, धान फसल में करते हैं। किस फसल में करते हैं, याद रखिएगा, धान फसल में करते हैं। किन किन के सहयोग से, मतलब नील हरित शैवाल और एजोला को, इन दोनों का प्रयोग मुख्यतः धान फसल में किया जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, और जिसमें आपसे पूछा गया कि पपेन किस फल से निकाला जाता है। क्या क्वेश्चन आपके सामने कि पपेन किस फल से निकाला जाता है, पपीता से, आम से, लीची से, या फिर केले से। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि सबसे पहले तो पपेन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, पपीता से प्राप्त किया जाता है। जो पपेन होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है, पपीता से प्राप्त किया जाता है। अब ये होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले याद रखना, पपेन एक हल्का सफेद द्रव होता है, हल्का सफेद द्रव पदार्थ होता है, जो कि किससे प्राप्त किया जाता है, याद रखिए, पपीता के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जो पपीता का जो कच्चा फल होता है ना, उस पर कट लगा कर, उस पर बारीक बारीक कट लगा देते हैं, और इससे क्या होता है, दूध जैसा, दूध तो आप सभी ने देखा होगा, तो इसी टाइप का एक लिक्विड पदार्थ आता है। किससे, जब हम पपीता के फल को थोड़ा सा चीरा लगाते हैं, उस पर कट लगाते हैं। और जो बेसिकली जो ये क्रिया की जाती है, पपेन निकालने की क्रिया, ये मुख्यतः सुबह की जाती है, जिससे कि ज्यादा हमें पपेन प्राप्त हो। ठीक है, सुबह के टाइम की जाती है, जिससे कि हमें ज्यादा पपेन प्राप्त हो। और इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है, याद रखिएगा, पेट या उदर संबंधित रोगों के निदान करने के लिए। किसके लिए, पेट या उदर से संबंधित रोगों के निदान करने के लिए पपेन का प्रयोग किया जाता है। और पपेन को कच्चे फल से, किसके कच्चे फल से, पपीता के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देख सकते हो कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने है कि दिल्ली, गाजियाबाद, इंदौर, या फिर जबलपुर। तो यहाँ पर याद रखना, अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है, जैविक खेती संस्थान की अगर बात करेंगे, तो ये स्थिति याद रखिएगा गाजियाबाद में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खरपतवार की, तो खरपतवार का जो संस्थान है वो कहाँ पर, याद रखिएगा, जबलपुर एमपी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, और खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर एमपी में स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सुगर केन या गन्ना, जो याद रखिएगा इसमें जो प्रयुक्त शब्द है
क्या सुगर शब्द, ये किस भाषा से लिया गया है? आपने ये तो पढ़ा है कि एग्रीकल्चर हुआ, एग्रोनॉमी हुआ, ये सभी किससे लिए गए हैं? एग्रीकल्चर जिस वर्ड के पीछे कल्चर जुड़ा है वो सभी लैटिन भाषा के होते हैं, और जिस वर्ड के पीछे लॉजी जुड़ा होता है वो सभी याद रखिएगा ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि अगर हम बात करें शुगर केन, जो गन्ना फसल होती है, इसमें जो शुगर शब्द यूज किया गया है ये किस भाषा से लिया गया है? तो पहले आप बता दीजिए, संस्कृत, अंग्रेजी, ग्रीक या लैटिन। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो शुगर शब्द है ये लिया गया है संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चने का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि चने का ओरिजिन प्लेस। याद रखना, इसके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि ओरिजिन प्लेस आपको मिल सकता है, नेटिव प्लेस आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सभी एक वर्ड को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि चने का उत्पत्ति स्थान क्या होता है। ये दक्षिण पश्चिमी एशिया होता है, पूर्वी एशिया होता है, दक्षिण अफ्रीका होता है। तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, चाहो तो आप राइट आंसर बता सकते हो, अदरवाइज केवल यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाता है ग्राम, ठीक है, और याद रखना सबसे पहले तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिण पश्चिमी एशिया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा चने में एक मुख्य क्रिया की जाती है, और वो कौन सी होती है? याद रखिएगा निपिंग क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? याद रखिएगा वो होती है निपिंग क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, पार्ट शाखाओं को हम हटा देते हैं ताकि पौधे की अच्छी ग्रोथ हो, हमें अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, तो इसमें निपिंग क्रिया करते हैं, किसमें? चने में। ठीक है, और इसका ओरिजिन प्लेस किसे माना गया है? दक्षिण पश्चिमी एशिया को माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी है। क्या पूछा गया? याद रखिएगा आम की बीज रहित वेराइटी मतलब सीडलेस वेराइटी कौन सी होती है? नीलम होती है, हाफूज होती है, मल्लिका होती है, फिर सिंधु होती है। तो अब यहाँ पर आपको पहचाननी क्या है? याद रखिएगा सीडलेस वेराइटी। तो सीडलेस वेराइटी की जब भी बात की जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी कई बार आपको पूछा गया है, तो वो होती है, याद रखिएगा सिंधु होती है। कौन सी होती है? सीडलेस वेराइटी आम की वो होती है, याद रखिएगा सिंधु होती है। और ये किसका क्रॉस होता है? इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई थी, RAS। कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी इसके लिए? RAS, जिसमें RA का मतलब होता है रत्ना इंटू अल्फांजो की क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया है। ठीक है, याद रख पाओगे, RAS मतलब रत्ना इंटू अल्फांजो की क्रॉस से सिंधु वेराइटी को प्राप्त किया गया था। और सिंधु वेराइटी क्या होती है? याद रखिए आम की बीज रहित वेराइटी होती है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा है कि सबसे मीठी जो वेराइटी होती है, ठीक है, स्वीटेस्ट वेराइटी कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा जो स्वीटेस्ट वेराइटी होती है वो होती है चौसा होती है। कौन सी होती है? चौसा होती है। ठीक है, याद रख पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, और जिसमें आपको पूछा गया है कि फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट होता है। क्या पूछा गया है कि जो फ्रूट फ्लाई होता है, क्या फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट होता है? पपीता का होता है, बेर का होता है, खजूर का होता है, फिर फालसा का होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है, और कॉमन होने के बावजूद याद रखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको ये पूछा भी जा चुका है। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि फ्रूट फ्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा फालसा तो आ ही नहीं सकता, तो इसे तो आप हटा ही दीजिए। अब इन तीनों में से है, तो इन तीनों में से आप आसानी से पहचान सकते हो कि याद रखिएगा जो फ्रूट फ्लाई होता है ना, ये सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है, सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाता है, ये किसको पहुंचाता है? ये पहुंचाता है, याद रखिएगा बेर फसल को पहुंचाता है। जो बेर फल होता है इसको सबसे ज्यादा डैमेज करता है कौन? फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। इसलिए हानिकारक कीट किसका होता है? ये बेर का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कैनिंग डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त सब्जी कौन सी है। कैनिंग या डिब्बाबंदी हेतु सबसे बेस्ट वेजिटेबल कौन सी है, सब्जी कौन सी है? मटर, बैंगन, मिर्च या मूली? याद रखना कि जो सबसे ज्यादा जो कैनिंग की जाती है, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना कि कैनिंग क्यों की जाती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो कैनिंग क्यों की जाती है? याद रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसी क्रॉप हो जिसे लंबे समय तक हमें क्या करना है? स्टोरेज करना है, प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैनिंग कर देंगे या डिब्बाबंदी कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हम लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सके, उसका यूज कर सके, तो उसके लिए हम कैनिंग कर देते हैं। और इसके फादर किसे बोला जाता है? निकोलस एपर्ट को बोला जाता है। कैनिंग के या डिब्बाबंदी के जो फादर बोले जाते हैं, पितामह बोले जाते हैं, वो बोला जाता है, याद रखिएगा निकोलस
एफर्ट को बोला जाता है। और ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा की जाती है, याद रखिएगा, मटर सब्जी में की जाती है। ठीक है, किसमें की जाती है? मटर में की जाती है। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ा जाएगा क्योंकि हर एक क्लास में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा और जिसका राइट आंसर आपको डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, लाइव चैट में कोई भी कमेंट नहीं करेगा, आपको यहाँ पर कमेंट करना है तो केवल राइट आंसर, और वो भी करना है डायरेक्ट कमेंट करना है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अनार के फरवरी माह में जो पुष्पन होता है, आपने बहार तो पढ़ी होगी, 3 बहार होती है, एक होती है मृग बहार, एक होती है हस्त बहार, एक होती है अम्बे बहार। इनमें एक स्पेशल टाइम होता है, इनमें पुष्पन तो एक स्पेशल टाइम में लगेगा, एक स्पेशल मंथ में लगेगा, और इसमें जो फ्रूटिंग होगी, मतलब जो फल लगेंगे, ये भी एक स्पेशल टाइम पर लगेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया कि अनार में जो फरवरी मार्च के जो पुष्पन होते हैं ना, ये किस बहार में होते हैं? मृग बहार में, हस्त बहार में, या फिर अम्बे बहार में? इन तीनों में से आपको पहचाना है और इन तीनों में से ही एक राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये जल्दी से डायरेक्ट कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? आप इसे एक और नाम से जानते होंगे, NHM, मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो आसानी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार हम सोल्व कर चुके हैं कि 2005 से 6 के मध्य, 2007 से 8 के मध्य, 2010 से 11 के मध्य, 2012 से 13 के मध्य, मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM। इसका जो स्टार्टअप किया गया था, ये कब किया गया था? 5 से 6 के मध्य, 7 से 8 के मध्य, 10 से 11 के मध्य, या फिर 12 से 13 के मध्य। तो याद रखिएगा, NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 2005 से 6 के मध्य। ठीक है, और इसका रिसेंटली जो नाम चेंज किया गया है, और वो क्या रखा गया है? MIDH। क्या रख दिया गया है इसका नया नाम? MIDH। ठीक है, और ये जो नाम दिया गया है, ये कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हिसार ललित किसकी वैरायटी होती है? हिसार ललित किसकी वैरायटी होती है? टमाटर की, मिर्च की, बैंगन की, खीरा की? टमाटर की, मिर्च की, बैंगन की, या खीरा की? तो हिसार ललित किसकी होती है? याद रखिएगा, टमाटर की होती है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं पूछूं आपको कि ललित किसकी वैरायटी होती है, तो याद रखिएगा, ललित, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। एक होती है केवल ललित, एक होती है हिसार ललित। तो हिसार ललित होती है टमाटर की, और केवल ललित होती है अमरूद की। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं? जेली बनाते हैं। अमरूद की जेली बनती है ना, सबसे बेस्ट। तो याद रखना, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे कि ललित वैरायटी अमरूद की होती है और हिसार ललित वैरायटी टमाटर की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है? किसका पूछा गया? याद रखिए, अनार का पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है कि डिंडोर जयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, कोटा में स्थित है, या फिर झालावाड़ में स्थित है। तो अब यहाँ पर याद रखना कि अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अगर यहाँ पर हम बात करना चाहिए तो ये होता है डिंडोर जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित? याद रखिएगा, डिंडोर जयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, और जिसमें आपको पूछा गया है कि पूसा यमदाग्नि किसकी वैरायटी होती है? क्या पूछा गया है कि पूसा यमदाग्नि किसकी वैरायटी होती है? मूली की होती है, गाजर की होती है, सलजम की होती है, फिर टमाटर की होती है? अब यहाँ पर याद रखना कि पूसा यमदाग्नि की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पूसा यमदाग्नि की हम बात कर रहे हैं। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है, और ये किसकी होती है? याद रखिए, गाजर की वैरायटी होती है। किसकी होती है? गाजर की मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध प्राप्त किया जा सकता है? क्या पूछा गया? याद रखिएगा, सोया मिल्क। ठीक है, सोया दूध कितना प्राप्त किया जाता है? 1 से 2 केजी, 30 से 40 केजी, 10 से 12 केजी, या फिर 6 से 8 केजी? आपको क्या लगता है कि जो 1 किलोग्राम जो सोयाबीन होता है, इससे कितना सोया मिल्क प्राप्त किया जा सकता है? 1 से 2 केजी, 30 से 40 केजी, 10 से 12 केजी, या फिर 6 से 8 केजी? तो अब यहाँ पर याद रखना, सोया मिल्क की अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोग्राम जो सोयाबीन होता है, इससे केवल 6 से 8 मतलब 6 से 8 किलोग्राम सोया दूध प्राप्त किया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, और जिसमें आपको पूछा गया है कि आम की ऐसी कौन सी वेराइटी है, ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें उत्तक से विकृति सबसे अधिक होती है। क्या पूछा गया, याद रखिएगा कि जो टिश्यू होता है ना, देखा होगा आपने कि उत्तक से विकृति सबसे ज्यादा किस वेराइटी में होती है, दशहरी में होती है, अल्फांसो में होती है, केसर में होती है, फिर आम्रपाली में होती है। जिसे आपने सुना होगा स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम, स्पंजी टिश्यू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो किस वेराइटी में आती है, दशहरी में, अल्फांसो में, केसर में, या फिर आम्रपाली में। तो अब यहाँ पर याद रखेंगे जो अल्फांसो वेराइटी है जिसे सबसे ज्यादा लिया जाता है रत्नागिरी में, ठीक है, सबसे ज्यादा जैसे इसका जो प्रोडक्शन लिया जाता है, इसको जो ग्रो किया जाता है, ये किया जाता है रत्नागिरी में, और इसी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, याद रखिए, स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम। कौन सी, स्पंजी टिश्यू जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा अल्फांसो वेराइटी में ही देखने को मिलती है, जो कि काफी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और इसको भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान क्या है। मूल स्थान पूछ ले, उत्पत्ति स्थान आपको पूछ ले, उद्भव स्थान आपसे पूछ ले, सभी एक ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पहचानना क्या है कि जो सूरती नस्ल होती है भैंस की, तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, ठीक है, नेटिव प्लेस क्या है, कि राजस्थान होता है, गुजरात होता है, हरियाणा होता है, फिर महाराष्ट्र होता है। तो यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल यहाँ पर याद रखना कि सूरती नस्ल मतलब सूरत, ठीक है, सूरती नस्ल मतलब सूरत, और सूरत कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, ये स्थित है गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, गुजरात होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, और जिसमें आपको पूछा गया कि टैटूइंग क्या है, ठीक है। तो ये तो आप एक कॉमन वर्ड है, आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि याद रखिएगा जो टैटू, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पे भी तो बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी पे भी तो टैटू बनाते हैं, ठीक है। तो उसे आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हो कि जो टैटूइंग की जाती है, याद रखिए, ये की जाती है पशुओं में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी पे तो हम क्या करते हैं, टैटू गड़ाते हैं, लेकिन अगर इसी क्रिया को की जाए एनिमल्स पर, मतलब पशुओं पर, तो उसे हम कहेंगे टैटूइंग। तो ये क्या होगी, एक तरीका पशुओं की पहचान करने का, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, इसकी पहचान करने का, मतलब अलग अलग पशु को उनकी पहचान के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी पहचान करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उनमें टैटूइंग की क्रिया कर देते हैं, जिससे कि उनको पहचानने में हमें आसानी हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, टैटूइंग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करेंगे कि मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय क्या होता है। कौन सा पूछा गया, याद रखिएगा, बेस्ट पीरियड कौन सा होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करते हैं, इंसेमिनेशन होता है, तो इसका सबसे जो बेस्ट पीरियड है, बेस्ट टाइम है, ये किसे माना गया है, शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने से 4 घंटे तक, फिर अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शंस आपके सामने है ही, कुछ टाइम आपको मिल भी रहा है, तो यहाँ पर आप सोच समझ सकते हो और राइट आंसर भी बता सकते हो। तो यहाँ पर याद रखना, गर्भधारण का अगर हम बात करेंगे, सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है, याद रखिएगा, ये होता है मध्यकाल से, मतलब मध्यकाल का जो 12 से 18 घंटे का जो बीच का टाइम होता है, ठीक है, 12 से 18 घंटे हो जाते हैं, और इनके जो बीच का जो पीरियड होता है यही सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें याद रखिएगा प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर कभी किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो इसी पीरियड में किया जाता है, ताकि जो प्रेगनेंसी है ये ज्यादा से ज्यादा उसकी संभावना बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद में हम आखिरी जो भी क्वेश्चन है ये बाद में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 वाला क्वेश्चन हमारा कि गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है। क्या पूछा गया है कि गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है, तो ये भी आप बता सकते हो, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा, आपने कितनी नस्लें पढ़ी है, ठीक है, एवरेज लगा लेना और उसके अकॉर्डिंग ही इसका राइट आंसर आपको देना है। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका राइट आंसर भी जान लेंगे। तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो कि गाय के दूध में वसा का जो एवरेज, वसा मतलब जो फैट कंटेंट है, ये एवरेज कितना होता है, 1 से 3%, 4 से 5%, 7 से 10%, या फिर 8 से 11%। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप कॉमन एक नॉर्मली बता सकते हो, मतलब 1 से 3%। क्या ऐसी कोई गाय है, ऐसी कोई गाय है जिसमें 1% वसा पाई जाती है, नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता।
लेकिन हम बता सकते हैं कि 4 से 5% हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लगभग 4 से 5%। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ा माइंड लगाया करो कि इसका राइट आंसर हो क्या सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट से मतलब 1 से 3%, तो 1 से 3% तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसी कौन सी गाय है जिसमें 1% फैट पाई जाती है, ऐसी तो कोई है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 से 5% होती है। ठीक है, एवरेज देखा जाए तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम कल की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो पाए। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए सही जवाब है, टेक केयर, गुड नाइट।